हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपके कोचिंग के बच्चे लगातार मैट्रिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। क्या है ये सफलता का मूल मंत्र? सफलता का मूल मंत्र बस यही है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा उस पर काम भी कर रहे हैं और लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस से बनाते हैं जिससे उससे मदद मिलती है और जो पैटर्न है उसको सही ढंग से हम लोग अच्छे से देखते हुए उसे मार्गदर्शन देते हैं जिससे ये अच्छा रिजल्ट अभी आ रहा है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बहुत जल्द बिहार के टॉप 5 में हमारा रिजल्ट हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स का नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। हिंदी में इसको समाकलन कहते हैं। अगर बात करें तो जो लास्ट टॉपिक था अवकलन, जिसे हम इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसका जस्ट ये रिवर्स है। हम लोग बात कर चुके हैं इससे पहले कि अवकलन का मतलब होता है तोड़ना, यानी ब्रेक करना, छोटे पार्ट को लेना। अगर एक सेब है, सेब का अगर एक छोटा हिस्सा लेते हैं तो तोड़ के लेते हैं तो वो हुआ अवकलन के कारण। अगर उस टुकड़े को बार बार जितना भी टुकड़ा है उसको जोड़कर एक सेब फिर बना लिया जाए तो वो हो गया समाकलन। समाकलन का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब सभी जो पार्ट है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेना, तो इसको समाकलन कहते हैं। जो कि सिंपल है। सिंपल इसलिए है, अगर तुम लोगों को अवकलन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी तो इसे समझने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जस्ट इसका ये उल्टा है। अवकलन का उल्टा समाकलन कहलाता है, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से ही पहले समझते हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि y अगर दिया हुआ है x² प्लस 5x दिया है, इसका अगर समाकलन करें तो क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते थे। यानी कि हमें जब निकालने के लिए कह देगा कि dy/dx बराबर व्हाट, यानी अवकलन करें। हाँ, अगर तुम लोग ये नहीं समझ रहे हो कि अवकलन क्या होता है तो इससे पहले वाले वीडियो को पार्ट 3 को जरूर देखो, जो कि डिफरेंशिएशन टॉपिक से है। ये भी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो पहले उसे देख लो तो ये वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलो करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, लास्ट क्लास में कर चुके हैं। dy/dx, d और dx लगाने का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन हो रहा है। dx y की जगह पे क्या लिखेंगे, x² प्लस 5x, x² प्लस 5x। तो यहाँ क्या हो गया, dx² प्लस d5x/dx। तो x² का हम जानते हैं कि पावर उतर जाता है और इसमें एक पावर घट जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है। डिफरेंशिएशन के सारे नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब क्या हो गया, dx/dx। तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5, क्योंकि ये 1 हो गया। तो हमें मालूम चल गया कि dy/dx 2x प्लस 5 हो गया। यानी कि हम अगर कहें तो इसको ब्रेक करके तोड़ के लिखे हैं, तोड़कर। अगर हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो ये आना चाहिए। सर आप तो बोले थे कि ये छोटा टुकड़ा है, तो छोटे टुकड़े को जैसे सेब का एक भाग लिए तो ये आया, और सारे सेब के भाग को जोड़ दिए तो हमको एक सेब मिल गया। तो उसी को हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब इसको हम समाकलन करने की सोच रहे हैं। समाकलन करने पर तो समाकलन का सिंबल क्या होता है, अगर हम बात करें समाकलन का अगर सिंबल की बात करें, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है। ये इंटीग्रेशन है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या, अगर कोई फंक्शन है fx dx या fx फंक्शन के रूप में f रहेगा तब तो हो सकता है कि y dx का मतलब x के टर्म में, जिस तरह से यहाँ भी विथ रिस्पेक्ट टू x लिखे, ये हो सकता है कि ऐसे भी रहे y dt, यानी कि t के सापेक्ष में, t के टर्म में, d थीटा के टर्म में, यानी कि y जो है t के सापेक्ष में।
y जो है x के सापेक्ष में, x जो है यानी fx जो है x के सापेक्ष में, सापेक्ष का मतलब रिस्पेक्ट, उसी के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेशन का ये मतलब हुआ कि सिंबल अगर कहें ये एक सिंबल है समाकलन का, ठीक है। तो क्या सर इंटीग्रेशन का जो अगर सिंबल कहें तो केवल एक ही टाइप का होता है? अगर आप कहें इंटीग्रेशन यानी समाकलन की बात, समाकलन दो प्रकार का होता है जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। समाकलन दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित जिसको इंडेफिनिट, अनिश्चित समाकलन यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल लिखेंगे, और एक होता है निश्चित, निश्चित समाकलन, समाकलन, ठीक है। अब ये सोचो कि इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है और इसका डिफिनिट बोलते हैं। डिफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट नाम से ही पता है कि इसका कोई सीमा नहीं होगा, लिमिटेशन नहीं होगा, यानी कि लिमिटेशन नहीं होगा। इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। और इसमें जो दो पॉइंट है, अगर पॉइंट कहें तो ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, ये हुआ एंडिंग पॉइंट। इस पॉइंट को बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया एंडिंग पॉइंट, यानी कि अनिश्चित में सिंबल यही रहेगा, ठीक है। बट अगर कहें निश्चित समाकलन का, सर निश्चित समाकलन का क्या होगा? निश्चित समाकलन में जो इंटरवल है वो निश्चित होगा, जैसे कि इसमें पता नहीं है कि कहां से कहां तक लेके जाना है, लेकिन जब इसमें बात करेंगे y dx तो लिखे, लेकिन यहां दे देंगे कुछ ना कुछ इंटरवल, अभी a और b दिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट a, फाइनल पॉइंट b। स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और भी दे सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट P, फाइनल पॉइंट Q। तो ये हुआ निश्चित समाकलन लिखने का ये टेक्निक है, और अनिश्चित समाकलन लिखने का ये टेक्निक है। तो दोनों को देख लेते हैं। पहले अनिश्चित समाकलन के बारे में सोचते हैं कि समाकलन कैसे निकालते हैं, उसी से रिलेटेड है। तो अब सोचो कि इसका समाकलन जब करने के लिए कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? समाकलन करने के लिए कहेगा तो इसका मतलब हुआ ये dy बाय dx। और ये कौन सा समाकलन है बच्चा? डिफिनिट या इंडिफिनिट? इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन है। ये कौन सा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन है। तो इसका मतलब dy बाय dx की जगह क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 विथ dx। बोले थे कि जो भी चीज़ लिखना हो dx के साथ लिखते हैं, dx के साथ लिखते हैं। तो अब ये सोचो इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए क्या नियम है, पहले इसे देख लो, इसे लिख लो, तब हम लोग बात करेंगे इसके रूल का कि कौन कौन सा मेन फार्मूला है जिससे कि हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला यूज किए थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी कुछ फार्मूला है, और वो भी सिमिलर ही है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में फार्मूला था उसका जस्ट रिवर्स होगा, देखने से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। पहले उसे लिखो, तब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये बनेगा। हो गया ना? आगे बढ़ाते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला को देख लेते हैं जो हम लोग को यूज होगा इंटीग्रेशन में। बहुत सिंपल है, अगर कहें ना कि इसको बनाने में मज़ा आएगा। अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखो क्या करेंगे कि जिस तरह से हम लोग जो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, अगर एक बात करें फर्स्ट इंटीग्रेशन का मेथड का कि x टू द पावर n dx, इसका हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। और c क्या है? एक कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, मतलब कि अचर राशि है। अब उसी तरह से अगर रहेगा सपोज कि डी सी एक्स टू द पावर n dx, तो इसका मतलब क्या हुआ? c कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देंगे। फिर जो प्रोसेस है उसके आधार पर वही हम लोग करते हैं, जो कि ये प्रोसेस के आधार पर करना होता है।
ठीक है। तो अब ये सोचो कि जैसे कि यहाँ कांस्टेंट है इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx, 2 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, बाहर इंटीग्रेशन x dx, इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है बच्चा, क्या है पावर, क्या है 1 है। तो क्या करना है, अब जो पावर होगा जैसे कि ये इस टाइप का फॉर्मूला हुआ x टू द पावर n dx x टू द पावर 1 dx, तो पावर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद यानी समाकलन होने के बाद क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा, उसी से डिवाइड कर देंगे, उसी से क्या करेंगे, अगर बात करें तो 2 इंटू पावर एक बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें सर, इसका कांस्टेंट को तो आप बोले बाहर कर देने, चलिए ठीक है। तो dx का क्या करेंगे, अगर कुछ ऐसा रहे कि ओनली dx लिखा हुआ हो तो लिखेंगे x प्लस सी का मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो x निकलेगा, और c हमेशा याद रखना कि जो भी इंडिफिनिट इंटीग्रल का रूल होगा उसमें लास्ट में c आफ्टर इंटीग्रेशन लगाना ही लगाना है। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो c एज ए कांस्टेंट हर एक में लगाते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस 5 इसका क्या हो गया x, अब दोनों का जब हो गया सर इसके लिए भी c लिखें और इसके लिए भी c लिखें, नहीं बच्चा ऐसा जरूरत नहीं है, बार बार c लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप c लिख दीजिए, उसका मतलब हो गया कि सारे अचर राशि को, सारे कांस्टेंट को एक साथ लिख दिया गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। तो देखो मेरा ये क्या आया, ये तो आ जाएगा इंटीग्रेशन के साथ y, क्योंकि d dx हट जाएगा। कैसे d dx हट जाएगा, क्योंकि हम बोले थे कि कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं विथ dx करते हैं, जैसे कि जो भी है y एक फंक्शन है जो x के रूप में है, उसके साथ dx लगा रहेगा। अभी यहाँ y नहीं है, क्या है dx dy बाय dx कट गया तो dy बचा ना, और dy का इंटीग्रेशन y, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा। जैसे कि अगर बात करें इंटीग्रेशन लिखा हुआ है dx लिखा हुआ है तो यहाँ क्या देखा x हो गया, इंटीग्रेशन है dy है तो क्या हो जाएगा y, नहीं हो जाएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ लिखे, क्या लिखे इंटीग्रेशन dx, तो इसका क्या लिखे x, अगर उसी तरह से इंटीग्रेशन dy रहेगा तो क्या हो जाएगा y विथ कांस्टेंट, हाँ कहे कि इंटीग्रेशन किए तो विथ कांस्टेंट लिखो, तो टोटल टर्म का एक ही जगह कांस्टेंट। तो कहेंगे सर आपका आंसर जो है मैच नहीं किया। कैसे मैच नहीं किया सर, आपका y आया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c एक ऐसा नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, वो तो 0 भी हो सकता है। c जो जब भी बात करेंगे c एक रियल नंबर है, c क्या है एक रियल नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर c एज ए 0 है, यानी कि जब भी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की बात आती है कि अगर किसी संख्या को डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद उसी संख्या को इंटीग्रेट करते हैं और सोचते हैं कि हमको पुराना ओरिजिनल संख्या जो है वो ही आ जाए, तो उसमें c एज एक टर्म आता है जो चेंज रह सकता है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देखते हैं, तब ये पता चलेगा कि c का क्या मान है, c का अर्थ क्या होता है। c का एग्जैक्ट कोई बात करें तो तुमको आंसर के रूप में नहीं मैच करेगा। मेजर रूप से जो तुम्हारा वेरिएबल टाइप का जो टर्म है, जो x डिपेंडेंट है या y डिपेंडेंट है या जो भी डिपेंडेंट टर्म है, वो सब मैच कर जाएगा, ओनली कांस्टेंट टर्म मैच नहीं करेगा। तो देखते हैं अब उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनाते हैं जहाँ पे c का यूज कुछ हो सकता है, तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लिए ये कि दिया हुआ है y इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसी को x टू द पावर 3 प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 7 dx, ठीक है, सॉरी dx नहीं, ये दिया है, ठीक है। अब ये दिया है, इसका पहले क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों डिफरेंशिएशन करते हैं, हम ये चाहते हैं कि किसी भी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन जब करें तो सेम आए, ठीक है। तो अब इसका dy बाय dx हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाय dx, d बाय dx एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7, ये क्या हो जाएगा dx क्यूब बाय dx, 6 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, बतलाए थे
6 कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा बाहर। जैसे कि यहाँ पर भी देखो d 5x, तो 5 कांस्टेंट था तो बाहर आ गया ना, और d 7/dx। ध्यान से देखो इसका क्या हो जाएगा 3x², पावर उतर जाता है। डिफरेंशिएशन में याद रखना पावर को गुना में लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन में पावर को क्या लिखते हैं गुना में लिखते हैं, बट डिफरेंशिएशन में तो गुना में लिखते हैं, बट इंटीग्रेशन में जब बात आता है तो पावर को डिवाइड में लिखते हैं, पावर को डिवाइड में लिखते हैं। डिफरेंशिएशन में पावर घट जाता है, 3 था क्या हो गया, ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि तुमको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए, एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। देखो डिफरेंशिएशन में आफ्टर डिफरेंशिएशन पावर डिक्रीज किया, पावर क्या हो गया घट गया, और यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में, यहाँ जो ध्यान से देखो इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पावर है 1 और अब पावर क्या हो गया 2, यहाँ बढ़ गया है। डिफरेंशिएशन, इससे पता ये चला कि डिफरेंशिएशन में आफ्टर डिफरेंशिएशन पावर क्या करता है, पावर डिक्रीज करता है। डिफरेंशिएशन के पावर को क्या कर देता है, डिफरेंशिएशन करने के बाद डिक्रीज कर देता है, यानी घटा देता है। डिक्रीज नहीं हो रहा है तो घट जाता है, पावर क्या कर जाता है घट जाता है। अगर कहें आफ्टर इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाता है। आफ्टर इंटीग्रेशन पावर क्या हो जाता है बढ़ जाता है। आफ्टर डिफरेंशिएशन जो पावर का जो नंबर रहता है वो कहाँ जाता है, पावर जो रहता है वो कहाँ रहता है मल्टीप्लाई में रहता है, गुना में रहता है। पावर कहाँ रहता है मल्टीप्लाई में रहता है, पावर कहाँ रहता है गुना के रूप में रहता है। जबकि आफ्टर इंटीग्रेशन पावर कहाँ चला जाता है डिवाइड, भाग में चला जाता है, नहीं चला गया। जैसे कि इसका पावर किए तो कहाँ आ गया डिवाइड में, इसका पावर कहाँ आ गया डिवाइड में, बट जब डिफरेंशिएशन किए तो पावर कहाँ आ गया गुना में। ये सब बेसिक चीज है, इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 2 12 हो सकता है ना, 12x प्लस कांस्टेंट को क्या बताए थे 0। डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट के साथ जब डिफरेंशिएशन होता है तो क्या हो जाता है 0, 0 को हटा देते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या निकला dy/। अब इसी का क्या करते हैं समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर यानी इंटीग्रेशन करने पर। इंटीग्रेशन का मतलब ये लिखना ही लिखना है, सिंबल यही है। क्यों x क्यों लिखे, क्योंकि x के साथ वेरिएबल है। वेरिएबल किस रूप में है x के रूप में। यहाँ t कब लिखते हैं जब t के रूप में रहता, ठीक है। तो अब यहाँ सोचो तो यहाँ पर किसका करेंगे, इसी का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं dy/dx। अब इधर भी तो होगा dx, तो dx तो लिख दिए बच्चा, तो dx में क्या आएगा ये टोटल टर्म आएगा, dy/dx की जगह यही है 3x² प्लस 12x, यही आएगा। अब ये सोचो इसका क्या होगा dx कट गया मान के चलो, t आ गया y, ये क्या आ जाएगा dy का क्या आएगा बतलाए थे ना, dx का x आया y प्लस c जो भी है। अब इसका क्या आएगा पहले इसको कर लो, कांस्टेंट बाहर x², 12 कांस्टेंट बाहर x, dx यहाँ भी dx यहाँ भी, सब जगह dx। अब इसका क्या फॉर्मूला आएगा, पावर क्या होता है इसमें बढ़ जाता है, इसमें पावर क्या होता था डिफरेंशिएशन में पावर घट जाता था, बताए थे ना। आफ्टर डिफरेंशिएशन पावर क्या होता है घट जाता है, आफ्टर इंटीग्रेशन पावर क्या होता है तो पावर बढ़ जाता है। कितना 1 से इसका पावर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुना x का पावर 3/3, यही होगा ना। पावर बढ़ जाएगा कितना से 1 से, और वही चीज से डिवाइड कर देते हैं, वही चीज से क्या कर देते हैं। जबकि डिफरेंशिएशन में पावर घट जाता है और वही पावर को जो पावर था उसको गुना में कर देते हैं। अब आ जाओ आगे, +12 × x², पावर बढ़ जाएगा 1 है ना, पावर बढ़ जाएगा तो 2/2। अब सब का हो गया तो कांस्टेंट लिखेंगे, सारा इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट लिखेंगे। तो ये कट गया 6 टाइम, ये कट गया तो क्या निकला x³ प्लस 6x² प्लस c। ये जो y निकला बच्चा ध्यान से देखो ऊपर में मैच करो, x³ ठीक है, x² 6x², ये जो 7 है ना कांस्टेंट, यही मतलब हुआ c एक ऐसा संख्या है जो कुछ भी हो सकता है। यहाँ 7 था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या था 0 था,
तो यानी सी तुम मैच नहीं कर पाएगा, अदरवाइज सारा चीज इंटीग्रेशन में रिवर्स कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में रिवर्स कैसे हुआ, कोई भी संख्या का डिफरेंशिएशन किए, उस डिफरेंशिएशन वाले टर्म को इंटीग्रेशन करने पर पुराना संख्या प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ तो मैच कर जाएगा, सारा वेरिएबल मैच कर जाएगा, नंबर भी मैच कर जाएगा। जो अचर राशि, जो कांस्टेंट राशि जो लास्ट में लिखा हुआ रहता है, अगर है तो वो मैच नहीं करेगा, उसके जगह पे एज ए सी लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसको हम चाहें और कुछ फार्मूला के साथ देखने के लिए, तो चलो पहले इसे लिख लो, तब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कट कर, चलो अब आगे कुछ फार्मूला के साथ हम इंटीग्रेशन करते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन करना रहता है। अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है। कुछ चेंजेज होते जरूर हैं, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म में चेंज रहता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और वो कांस्टेंट टर्म भी निकाला जाता है। जब हम डीपली पढ़ेंगे मैथ में, तो वो सारी चीज़ों को हम निकाल सकते हैं कि वो कांस्टेंट एग्जैक्ट, जैसे कि 7 था वहाँ सी आया था, एग्जैक्ट 7 ही सी की जगह आएगा, वो कैसे, वो भी निकालने का प्रोसेस है। ठीक है, तो लेकिन हम उतना जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें फिजिक्स को दिमाग में रख कर चलना है कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ यूज होगा, उसी के अकॉर्डिंग। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको तुम लोगों को याद कर लेना है, खासकर फिजिक्स के लिए। अगर नोट्स बना रहा है तो फिजिक्स में जो मैंने ये अभी कुछ मैथ के टूल्स बताए हैं, उसे ही तुम लोग कंसीडर करो, उसको एक नोट्स में लिख लो, खासकर फिजिक्स वाले नोट्स में, जिसमें जहाँ जहाँ यूज होगा उसे रिवीजन करने में तुम्हें आसानी होगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो सकता है। अब इन तीनों सवाल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और पता करते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन निकाला जाता है। जैसे कि सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या होगा, x⁴ प्लस cos x ex, इसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, समाकलन जो कि इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रल भी कहते हैं करने पर, समाकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को समाकलन करते हैं तो लिखते हैं ऐसे dx। सपोज इसको हम मान लिए y मान लिए, कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। तो y dx, तो y की जगह क्या लिख देंगे बच्चा, y की जगह क्या लिखेंगे, dx, y की जगह लिख देंगे x⁴ प्लस cos x माइनस ex। जिस तरह से डिफ्रेंसिएशन में हर एक प्लस माइनस टर्म को अलग कर लेते थे, उसी तरह से इसे भी अलग कर लेंगे। x⁴, ये dx है ना, सभी पे चला जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ex dx। अब इस फॉर्मूला को हम सोचते हैं, अभी इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं x⁴n इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो क्या हो जाता था, xn+1 अपॉन n+1+, ये बता चुके हैं। तो उसी की सहायता से हम लोग सॉल्व करते हैं। x⁴ क्या करेंगे, पावर इंक्रीज कर जाएगा, कितना से, 1 से, और वही चीज़ से भागा दे देते हैं, वही चीज़ से भागा देते हैं। अब इंटीग्रेशन cos x dx खोजो, cos x dx, इसका क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी बार बार नहीं लिखना है, एक जगह कहीं लिख देना। सारे का जब सारे का जब डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तब ex का क्या होगा, ex ही होगा।
अब लिख दो प्लस सी, ये मेरा रिजल्ट हुआ। और हमेशा जो देखते आए हैं कि इंटीग्रेशन, क्योंकि आई सिंबल है ना, तो इसीलिए आई इक्वल टू लिख दिया जाता है। ठीक है, आई इक्वल टू ये मेरा रिजल्ट हुआ। ठीक है, तो अब इसी तरह से सेकेंड नंबर को देखते हैं कैसे बनेगा सर। डायरेक्ट जो दिया गया है 1/x प्लस x टू द पावर -1/2 प्लस cosec x इंटू cot x, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, सारे टर्म को लिख देते हैं और dx लगा देते हैं। इंटीग्रेशन इस सारे टर्म को विथ dx 1/x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, √x, नहीं तो रहने दो, x टू द पावर -1/2 प्लस cosec x इंटू क्या हो जाएगा, cot x dx। नीचे ज़्यादा हो जाएगा ना, ऊपर लिखो तब हम डिस्कस करते हैं। इसे लिखो तब तक। अब थोड़ा सा साफ कर देते हैं। चलो देखते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन है ना मेरा, तो अब क्या हो जाएगा बच्चा, इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन cosec x cot x dx। इसका क्या होता है बच्चा, log x प्लस इसका, हम जानते हैं जब x का पावर रहता है ना सर, तो पावर में आप एक जोड़ देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, -1/2 है, एक जोड़ देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे, जो टर्म होगा उसी से डिवाइड कर देंगे। cosec cot x 7 नंबर में cosec cot x dx, तो क्या हो जाएगा, -cosec x माइनस होगा ना, अब टोटली log x। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, एक में से आधा चला गया, माइनस का मतलब घटाना है और 1/2 का मतलब आधा बच गया ना। हाँ, अब इसमें एक में से आधा चल गया तो 1/2 प्लस माइनस cosec x प्लस, अब ये 2 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, log x प्लस 2, इसको लिख सकते हैं √x माइनस cosec x प्लस, ये मेरा रिजल्ट हुआ। बोले थे कि इंटीग्रेशन जो करते हैं तो सिंबॉलिकली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलो 3 नंबर को भी देख लेते हैं। इसी टाइप से अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का एक पार्ट है जिसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, उसी को देख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि बहुत सिंपल है। अगर ये समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं, ये फार्मूला को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि अभी यहाँ देखो 3 नंबर में x टू द पावर -4 प्लस sec स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 17 दिया हुआ है। समाकलन करने पर क्या हो जाएगा बच्चा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -4 प्लस sec स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 17 dx होगा ना। तो चलो अब इंडिविजुअली करके लिखते हैं, dx प्लस इंडिविजुअली sec स्क्वायर x dx माइनस साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन 17 बाहर dx, एक जुड़ जाएगा तो -4 है तो जुड़ेगा तो -3 हो जाएगा ना, x टू द पावर -3 अपॉन -3 प्लस sec स्क्वायर x dx 10x, ठीक है, माइनस साइन x का क्या होता है, माइनस cos x, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा ना। कैसे सर, ये साइन x का माइनस cos x, माइनस प्लस 17
x हो जाएगा ना, हाँ, और सारा इंटीग्रेशन का काम हो गया तो एक कांस्टेंट लगा देंगे। चलो इसे लिख लो। तब एक और कॉन्सेप्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में, निश्चित समाकलन के बारे में। पहले इसे लिखो। इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट वो है डेफिनिट इंटीग्रल। जिसको हम लोग निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग अनिश्चित समाकलन किसको कहते हैं, जैसे कि ये रहता था f(x) dx। निश्चित का मतलब कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिया है, यहाँ a ये b, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, कुछ भी रिजल्ट आए, सपोज हम मान लिए कि 5x, कुछ अलग रिजल्ट आए, fx नहीं होगा, कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन करने के बाद चेंज आएगा, वो 5x मान लिए। ठीक है, और उसका ये a ऊपर में b, इनिशियल फाइनल, तो इसका जो रिजल्ट आता है ना बच्चा, तो इसको लिखते हैं फाइ b, x के जगह b, और फाइ a, x के जगह a रख के घटा देते हैं। इसमें c नहीं लगाया जाता है। इससे पहले जो हम लोग इंडिफिनिट का बात करते हैं, नाम से ही जाहिर है कि इंडिफिनिट है, गारंटी नहीं है कि वही होगा। डिफिनिट का मतलब हम डिफिनिट कहते हैं कि तुम लोग 90% से ज़्यादा लाएगा, क्लास 12 में तुम लोग 90% से ज़्यादा मार्क्स लाएगा फिजिक्स में, तो इसका मतलब हुआ डिफिनिट बात हुआ। इंडिफिनिट का बात क्या हुआ, यार गारंटी नहीं है, थोड़ा सा तैयारी कमज़ोर है, तैयारी उतना नहीं कर पाए, मेरा चलो फर्स्ट डिवीजन कर जाए उसी से संतोष हो जाएगा, उतना गारंटी नहीं लेते हैं, तो ये इंडिफिनिट भावना हुआ, डिफिनिट नहीं हुआ। डिफिनिट का मतलब हुआ कॉन्फिडेंस है और एग्जैक्ट, हम जानते हैं कि उसके नियर अराउंड हम ले आएंगे, 90% हम अचीव कर लेंगे। तो उसी तरह से जैसे कि इंडिफिनिट में हमको पता नहीं होता था, उसके जगह पे सी लिख देते थे, डिफिनिट में सी नहीं लिखते हैं, एग्जैक्ट पता होता है। अब इसी से रिलेटेड फार्मूला सारा वही यूज करेंगे जो हम लोग इंडिफिनिट में देखे थे, वो जो फार्मूला अभी लिखे थे लास्ट टाइम, वो सारा फार्मूला इसमें भी यूज करेंगे। बट अब अंतर क्या है, इसमें उसमें सी होता था, इसमें सी नहीं होगा, और इसमें वैल्यू निकाला जाएगा। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं और डिस्कस करते हैं, जैसे कि कह देगा इंटीग्रेट करिए x² - 6x + 5 dx का, और यहाँ इंटरवल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम दे दिए एक में 1 और एक में दे दिए 3, 1 3। और याद रखना इस दोनों में जब भी होगा, ये होगा स्मॉलर और ये होगा लार्जर। ठीक है, तो स्मॉलर लार्जर, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 यहाँ 1 नहीं लिख सकते। स्टार्ट और एंड यानी छोटा ऊपर में बड़ा, फार्मूला के आधार पे जो पहले पढ़ते थे इंडिफिनिट में, उसी के आधार पर, जैसे कि 1 3x² dx -6 कांस्टेंट बाहर 1 3x dx प्लस कांस्टेंट 5 बाहर 1 3 dx। अब ये इस टाइप से आ गया ना fx dx, ये हो गया fx मेरा, ये क्या हो गया मेरा fx, और dx दिया हुआ है। इसका क्या लिखते हैं, इसका फार्मूला यहाँ सर फाइ है, इसको बोलते हैं फाइ, fi फाइ, या हिंदी में बोलते हैं फाइ। ठीक है, हम सारा सिंबल चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर था क्लास 11th का, उसमें सारा सिंबल क्या यूज होता है, कौन से सिंबल का क्या नाम है, ये कौन सी भाषा में है, ग्रीक भाषा में, ये सारे को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अब उसको आगे देख रहे हैं। सिंपल सी बातें नहीं जानता है तो फाइ, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो ये fx dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि x² का क्या होता है x³/3, पावर बढ़ जाता है और उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो पावर बढ़ जाएगा, उसी को डिवाइड कर देंगे, लेकिन ब्रैकेट लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, नीचे में कम वाला ऊपर में ज़्यादा, और इसमें c नहीं होता है, जैसे कि पहले करते थे ना कि जो इंटीग्रेशन करने के बाद c, क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल है, इसमें c नहीं देते हैं। -6 इसका क्या हो जाएगा, x है x²/2, एक बढ़ेगा उसी से डिवाइड करेंगे, x है ना, एक बढ़ेगा उसी से डिवाइड करेंगे, 1 3 5, इसका क्या हो जाएगा x
1 3 करो। इसका क्या हो जाएगा बच्चा 3 टू द पावर 3 माइनस 3, यानी देखो अब क्या करते हैं सेकंड में क्या है 5b, एक बार b रखिए एक बार a रखिए, दोनों को घटाइए। b ये तो b हुआ ना, और ये हो गया a, b रखो इसमें तो 3 का पावर 3 बाय 3, और माइनस का चिन्ह देके अब a का मान रखो। ठीक है, a का मान क्या होगा 1 का क्यूब बाय, ठीक है, माइनस 6। इसमें क्या होगा पहले b का मान 3 का स्क्वायर बाय 2, माइनस देते हैं ना, b का मान रखने के बाद माइनस देते हैं, माइनस a, ये a है ये b है, बार बार बोल रहे हैं ये b है ये a है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 2, अब a की जगह पे 1 का स्क्वायर बाय 2, इस 2 में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नंबर है ना, तो अब क्या हो जाएगा प्लस 5 x की जगह 3, अब माइनस देंगे, इसका मान रखने के बाद इसका मान इसी में न रखेंगे, मान रखने के बाद माइनस देंगे 1 x की जगह पे 1। अब देखो क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है बच्चा सॉल्व करो। 3 को 3 टाइम्स गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 27 हो गया, 27 बटे 3, ठीक है, 1 बाय 3, 1 का पावर 3 का कुछ भी करेंगे तो वही होगा ना, माइनस 6, 3 गुना 3 9 बटे 2, 9 बटे 2 माइनस 1 बटे 2, ये क्या होगा 3 में से 1 गया 2, 5 गुना 2 प्लस 5 गुना 2, काटने का काट भी सकता है लेकिन हम एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना। 27 माइनस 1 माइनस 6, ये हो जाएगा 2, 9 माइनस 1 प्लस 10 हो जाएगा, हाँ 2 3 6, ये क्या हो जाएगा बेचारे 26 बाय 3 माइनस 3 गुना 9 में से 1 गया 8 प्लस 10, 26 बाय 3, ये हो जाएगा माइनस 14, 8 या 24 में से 10 गया माइनस 14, 26 माइनस 42 बटे 3, ये क्या हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा ना, यही मेरा आंसर हुआ। इसे लिख लो, तब एक दो और क्वेश्चन देख देते हैं। उसे देखने के बाद नॉर्मली मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन से इसी से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में खासकर जो हम लोग को डेरिवेशन में यूज होता है ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसीलिए इस फार्मूला पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, यानी डिफिनिट इंटीग्रल का ही यूज होता है वहाँ पे, जहाँ पे कोई भी चीज़ का जब डेरिवेशन आता है तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इस फार्मूला का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो फार्मूला जो भी है ये मेन है, और इसमें जैसे कि हम लोग एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है वो सब इंडिफिनिट इंटीग्रल से आया है। चलो लिख लिया होगा तुम लोग, अदरवाइज पॉज कर दो नहीं लिखा है तो। नहीं तो होता क्या है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही मैंने बता दिया उसको पॉज कर लो, लिख लो, ठीक रहेगा। चलो और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिफिनिट इंटीग्रल में कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे दे देगा 0/4, ठीक है, यहाँ दे देगा sin x, फिर दे देगा माइनस cosec x इंटू cot x प्लस 7 प्लस 2 दे देगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो कैसे करेंगे एक और देख लेते हैं। दे दिया 0 से 1 के बीच में log x माइनस ई एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 4, ये भी देखना है। सॉल्यूशन आप देखते हैं फर्स्ट का कि फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे आएगा। देखो है कुछ नहीं, जस्ट इसमें कुछ और
एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस फार्मूला को जो बतलाया गया है उसको अप्लाई कर देना है और वैल्यू को पुट कर देना है, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। मुझे तो लगता है कि ये बहुत आसानी से तुम लोगों को बनाने में होगा। अब देखो इसका करते हैं, एक एक करके करते जाते हैं। साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का माइनस, अभी बतलाए थे साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब जैसे कि नहीं तुम लोग को बार बार दिक्कत आता है, चलो एक राउंड और चलते हैं। 0 π/4 साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 π/4 कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स प्लस 0 π/4 2 डी एक्स। इसका क्या होगा साइन का माइनस कॉस एक्स 0 से π/4 के बीच माइनस माइनस इसका क्या होता है माइनस कॉट एक्स 0 से π/4 के बीच में होता है। तो अब इसका देखिएगा तो क्या होगा, इसका अगर बात करें इसका हो जाएगा 2x, इसका भी अगर करें तो 0 π/4 में होगा, सॉरी π/4 लिखते हैं ना सारे जगह, π/4 देख लेना π/4। अब वैल्यू पुट करो, पहले ऊपर वाले का बाद में नीचे वाले का, माइनस कॉस एक्स की जगह π/4, ठीक है। फार्मूला में माइनस लगाते हैं, बीच में माइनस देते हैं ना। अब साथ में क्या है, इसमें 0 रखो, माइनस तो पहले से है, इसमें माइनस लगा हुआ है ना, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब ये माइनस, अगर माइनस को बाहर करें तो, क्योंकि इसमें कोई लेना देना नहीं है, माइनस को तुम बाहर कर सकते हैं, माइनस को बाहर कर दीजिए, प्लस कॉट का क्या हो जाएगा कॉट π/4 माइनस कॉट 0, चलो इसका क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट है बाहर, x के जगह पे π/4 माइनस 2 x के जगह पे 0, क्यों एक बार π/4 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, 2 को क्या किए बाहर कर दिए, माइनस 1/√2 कॉस π/4 का मान √2, कॉस 0 का मान 1 प्लस 1, माइनस माइनस हो जाएगा ना प्लस, इसका मान प्लस 1, कॉट का मान 1, कॉट 0 क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। अब देखो क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू π/4 कैंसिल आउट। देखो अभी तो अपने मन से दिया ना, इन्फिनिटिव आ गया, वैल्यू में क्या किए इन्फिनिटिव आ गया, वो भी माइनस इन्फिनिटिव आया प्लस इन्फिनिटिव आया, उसमें कुछ भी ये जो छोटा मोटा नंबर ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई उसको फर्क नहीं बनाएगा, और ये रिजल्ट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव। बहुत बड़ा माइनस में नंबर है ना, इन्फिनिटिव का मतलब बहुत बड़ा संख्या है। तो चलो ये होगा रिजल्ट, क्योंकि अगर वैल्यू जो बुक में दिया रहेगा तो एक ऐसा वैल्यू देगा जिससे कि ये सब मान नहीं है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन फार्मूला के आधार पर जो भी बतलाया गया है वो सही है, और उसी के आधार पर ये आंसर भी सही है। तो चलो अब 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 1 log x, सॉरी यहाँ log x का अभी तुम लोग वो डिस्कस नहीं किया, 1/x देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो 1/x माइनस ex प्लस x⁴ dx करो। अब देखो एक बात बताएं, जैसे कि हम लोग अलग अलग ब्रैकेट में लिखते थे ना π/4, देखो ध्यान से यहाँ π/4 0, यहाँ भी π/4 0, यहाँ भी π/4 0, तो चाहो ना तो सारे का इंटीग्रेशन करके लास्ट में लिख दो 0 π/4, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम ये वही यहाँ करने जा रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा log x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ex, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक बढ़ जाता है डिवाइडेड, और यही पावर को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। बार बार करने से अच्छा है, ये भी सही है वो भी सही है, तो जो आसान लगता है वो करिए। तो क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन कर दिए और जो पावर था वो लगा दिए। अब देखो क्या हो जाएगा, पहले एक बार 1 लगाएंगे इस तीनों में, 1 लगाएंगे तीनों में, log 1 e⁴ 1 1⁵/5। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सभी में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब हुआ जो साइन दिया गया है उसका उल्टा, जो साइन दिया गया है उसका उल्टा, तो 0
माइनस लॉग 0, ठीक है, हाँ लॉग 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा e⁻0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 0⁵ इसको जो भी हो सॉल्व करो, आंसर वो आ जाएगा। log 1 का मान 0 होता है, e⁻1 e बचेगा, log 0 का मान जो है -∞ होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, log का मान क्या होता है। नॉर्मली जो भी है इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस है यही प्रोसेस है जो कि डिफिनिट इंटीग्रल में आता है, और इनडिफिनिट इंटीग्रल में मेजर रूप से फार्मूला को बेस बनाया गया है। उसी फार्मूला का यूज हम इस डिफिनिट इंटीग्रल में करते हैं। बस यही टॉपिक जो है तुम लोगों को मैक्सिमम इसी से रिलेटेड तुमको डेरिवेशन में यूज होगा। खासकर इस फार्मूला का यूज सबसे ज़्यादा होगा। जब हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा टॉपिक के हिसाब से। तो चलो, अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बारे में देख लिया है, मैथमेटिकल अलजेब्रा के बारे में और सब ट्रिगोनोमेट्री के बारे में देख लिया है। अब कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर से रिलेटेड ही बात करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय बच्चों।